इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं डीसी जनरेटर से संबंधित प्रश्नों को हल करने का वीडियो बना रहा हूं और इसको जो है 2 पार्ट में हम लेंगे। अभी जो मैं पार्ट बना रहा हूँ वो ए पार्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट होगा वो बी होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो एक्स पॉइंट डिनोट कर रहा है ये होता है कम्यूटेटर रेजर। इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर, सी आंसर हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है कि आर्मेचर से जो वाइंडिंग के जो कनेक्शन तार होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उसको इस रेजर में लगाकर और रेजर को चाप दिया जाता है, दाब दिया जाता है। कैसे होता है वो दिखता है। मेरे पास एक आर्मेचर है छोटा सा, उसको मैं दिखाता हूँ, समझ जाएंगे कि किस तरह से। तो ये देखिए, ये कम्यूटेटर है और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कम्यूटेटर रेजर है। अभी ये दबा हुआ है। नॉर्मल तौर पे इसको खड़ा कर दिया जाता है और जितने भी टर्मिनल कनेक्शन होते हैं उसको फंसा दिया जाता है। इस तरह से फंसा दिया जाता है। उसके बाद उससे उसको चाप दिया जाता है टर्मिनल को और इस तरह से कनेक्शन दाब दाब के कर दिया जाता है। तो यही हुआ कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आता है क्या, इस जनरेटर का नाम क्या है। जो डायग्राम बता रहा है वो जनरेटर का नाम क्या है। तो इसमें देखते हैं हमारा कि आर्मेचर के साथ जो है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ जो है हमारा सीरीज फील्ड कनेक्टेड है। ठीक है, और इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन शंट फील्ड के साथ कनेक्शन में है। तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये कौन सा है, डिफरेंशिएटिव है, कम्युलेटिव है। तो यहाँ पे देखते हैं करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है और इसमें इधर से इधर है। दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और सीरीज फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और शंट फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दोनों का एक दूसरे के विरुद्धाभास में गुण होगा और दोनों एक दूसरे को कमजोर करेंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा इसमें डिफरेंशिएटिव लॉग शंट कंपाउंड, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में जब भी ईएमएफ का दिशा ज्ञात करना होता है तो हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स का उपयोग किया जाता है। और राइट हैंड रूल्स कहाँ है, डी नंबर में है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। राइट हैंड रूल्स के हिसाब से क्या होता है, जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से रखते हैं कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तो हमारा अंगूठा जो है रोटेशन का दिशा बताएगा आर्मेचर के, और ये तर्जनी जो है फ्लक्स की दिशा बताएगी, और ये मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। विच फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फाई जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। फाई हो गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जेड हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, एन हो गया स्पीड ऑफ द रोटेशन, और पोलों की संख्या पी से, और ए हो गया पैरेलल पाथों की संख्या, और 60 जो है वो उसके साथ रहेगा, समय को दर्शाता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। पांचवा होगा, क्वेश्चन कहता है क्या, ईएमएफ गणना करने के सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। बैक ईएमएफ डीसी मोटर का बात कर रहा है। तो डीसी मोटर में क्या होता है, ईबी बराबर हो जाता है वी माइनस आई ए आर ए। अब देखिए इसमें क्या होता है, आर्मेचर के पास जो होता है A1
और A2 में जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज का कुछ हिस्सा जो है इस आर्मेचर में जो करंट बहता है और उसका रेजिस्टेंस होता है उसके कारण आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को IA के अर्थ में दर्शाया जाता है। मतलब वो उसमें से अपना हिस्सा ले लेता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, जो बच गया शेष वो बैक ईएमएफ के रूप में आता है। तो EB बराबर V माइनस IA वोल्ट हो जाएगा। इसका C आंसर हो जाएगा। छठा देखते हैं। इसमें देखते हैं कि ये कह रहा है क्या कि जो X से डिनोट किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा। तो ये देखते हैं, जो हमारा डीसी मोटर का फील्ड पोल होता है, तो फील्ड पोल के जो कोर होता है सॉरी, फील्ड कोर का जो निचला सरफेस होता है उसको डिनोट कर रहा है और उसको कहते हैं पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस वो डेवलप कर रहा है, बना रहा है फील्ड पोल के द्वारा, उसको यूनिफॉर्मली एयर में बनाए रखे, एक सीधा बनाए रखे, एक बराबर बनाए रखे और प्रॉपर ढंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आर्मेचर से लिंक कर पाए। इसलिए पोल शू का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया जाता है, ऐसे। अब आगे देखते हैं हम लोग सातवां नंबर क्या कहता है, जनरेटर का नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, उसका डायग्राम कौन सा है देख लेते हैं। तो ये अब इसमें देखते हैं कि हमारा ये आर्मेचर हो गया, उसका फील्ड हो गया। ये फील्ड जो है इसको सप्लाई, मतलब इसको एनर्जाइज किया जा रहा है किसी डीसी सोर्स के द्वारा। तो इस कंडीशन में जब भी फील्ड को, डीसी जनरेटर के फील्ड को सप्लाई किसी अनदर सोर्स से दिया जाता है तो वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की श्रेणी में आता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को किस विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, मतलब कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है जनरेटर के द्वारा। तो यहाँ जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। डी हो जाएगा आंसर। 9वां देखते हैं, डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है। अब इसमें फील्ड जो वाइंडिंग किया गया इसका नाम क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 वाइंडिंग दिखता होगा आपको, एक अधिक लपेट वाला, एक कम लपेट वाला। तो कम लपेट वाला सीरीज फील्ड का होता है, अधिक लपेट वाला शंट फील्ड का होता है। तो इसमें देखते हैं क्या कि दोनों में इधर करंट निकलने की दिशा जो है एक बराबर है। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि दोनों का फ्लक्स जो है करंट की दिशा एक समान है, तो फ्लक्स जो है वो दोस्ती का काम करेगा। मतलब अगर इसके द्वारा फ्लक्स 1 और इसके द्वारा फ्लक्स 2 बन रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 मतलब टोटल फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर काम करने का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर काम करने का सिद्धांत जो होता है वो फ्राडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे काम करता है। इसके आधार पे क्या हो, जब भी कोई मैग्नेटिक लाइंस को कंडक्टर काटे या कंडक्टर से मैग्नेटिक लाइन जाके भिड़ जाए, उसको डिस्टर्ब करे, तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। तो ये सिद्धांत कहलाता है फ्राडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कहता है क्या, तो इसका डी हो गया। 11वां क्वेश्चन कहता है क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है गतिशील, डायनेमिकली को गतिशील हिंदी में कहते हैं। तो इसका हो जाता है आपको BLV साइन थीटा, सी हो जाएगा आंसर। बी क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, भी क्या है, वेलोसिटी मतलब घूमने की तीव्रता, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा क्या है, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है उसको दर्शा रहा है। ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन होता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। देखिए, अब
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर कॉइल में है और भी जनरेटर के, तो उसमें हमारा जनरेटर में, तो वहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम चलाएंगे। अगर जनरेटर की बात हो रही है तो, चूँकि यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का जनरेटर की बात चल रहा है, तो इसलिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का लेंगे। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। उसका 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। पूरे डायग्राम में जो भाग दिख रहा है मोटर का, उसे क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, योक कहेंगे या फ्रेम कहेंगे। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन देखने जाएंगे हम लोग। 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 क्वेश्चन कहता है क्या कि अगर 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग किया हुआ है तो कितने समानांतर पथ होंगे। तो समानांतर पथों की संख्या जो होती है, और डुप्लेक्स वाइंडिंग किया हुआ है तो आपको समानांतर परिपथ को ए से बनाते हैं, ए बराबर हो जाएगा 2p, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। ठीक, अब कहता है क्या 15वां क्वेश्चन, इस जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या कहेंगे, जनरेटर में कैसा ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है। तो ये हमको आर्मेचर कोर में मिलता है। इसी में स्लॉट दिया हुआ है, इसमें वाइंडिंग रहते हैं या एयर डक्ट है। ठीक है, शाफ्ट को पुट करने के लिए होल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आर्मेचर कोर, डी होगा आंसर। 16वां नंबर क्या कहता है, सोलह नंबर क्या कहता है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल जो होता है वो डीसी जनरेटर में आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या होती है। तो उस अवशिष्ट चुंबक तो क्या होता है, किसी भी फील्ड पोल में जनरेटर के अपने अंदर जो होता है, बिना मतलब वाइंडिंग में बिना सप्लाई दिए ही उस फील्ड पोल में अपना एक अंदरूनी चुंबकत्व गुण होता है, और उसी को कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व में क्या होता है, जो इस फ्लक्स मतलब फ्लक्स जो थोड़ा मिलता है उसको कट करके आर्मेचर धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप करता है, और उसी वोल्टेज का उपयोग करके वो अपने जो फील्ड फ्लक्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर रेटेड वोल्टेज को प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी में था वो, तो डी हो गया इसका आंसर। अब यहाँ देखते हैं मशीन में वो कौन से 2 बिंदु हैं जो संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। मतलब अब देखिए हम लोग का जो है संपर्क मतलब जहाँ पे सरफेस रेजिस्टेंस, संपर्क मतलब सरफेस रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर, अगर ये कम्यूटेटर है, यहाँ कम्यूटेटर बनाते हैं, कम्यूटेटर है तो इस पर कार्बन ब्रश लगा होता है दोनों साइड में कार्बन ब्रश लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सतह में जुड़ाव तो है नहीं, डायरेक्ट जुड़ाव तो है नहीं, तो रगड़ इसमें बस सटा हुआ है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको। तो किसी किसी के बीच होता है, कम्यूटेटर के बीच और कार्बन ब्रश के बीच। तो यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ देखते हैं हमारा कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज था वो यहाँ है मैक्सिमम शुरू, फिर ये डाउन होकर यहाँ आया, फिर डाउन होकर यहाँ आ गया, मतलब रनिंग कंडीशन में यहाँ पे आ गया। तो देखिए सबसे शुरुआत में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको डिनोट करता है ऊपर वाला लाइन। अब जो ईएमएफ जनरेट होता है उसमें से आर्मेचर रिएक्शन जो होता है अपना हिस्सा
मतलब उसको कम कर देता है आर्मेचर रिएक्शन, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये एक्स वाला रीजन जो दिखा रहा है वो बताएगा आर्मेचर रिएक्शन का, तो इस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप का, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ से और यहाँ तक अगर पूछता तो ये हो जाता है आपको लॉसेस, जितने भी आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस है वहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आर्मेचर रिएक्शन लॉसेस होने के बाद जो वोल्टेज घटता है वो हमारे कॉपर लॉस और आयरन लॉस के कारण होता है। ठीक है, ठीक है। 20वां नंबर, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़े हुआ है? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? कंपाउंड जनरेटर क्या कर रहा है? शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी आर्मेचर के साथ शंट फील्ड पहले जुड़ा रहे उसके बाद, जैसे कि सपोज कीजिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये आर्मेचर हो गया और इसके पैरेलली जो है शंट फील्ड हो गया, और इसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, ये हो जाता है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो देखते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लघु शंट यौगिक, शॉर्ट शंट कंपाउंड। अब इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कहता है? 21 नंबर में क्या कहता है? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होता है? मतलब वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। तो हम जानते हैं कभी भी किसी भी मशीन में अगर वाइंडिंग होता है तो वाइंडिंग होता है लेमिनेटेड कोर पे, और लेमिनेटेड कोर इसलिए बनता है क्योंकि जो हमारा ईडी करंट लॉसेस होता है उसको रिड्यूस किया जाए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। ठीक है, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस लो इसलिए होता है क्योंकि वो मोटे तार मोटे तार कम लपेट का होता है, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लोड पड़ने पे उस आर्मेचर में अधिक करंट गुजरने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उस करंट से ये खुद को डैमेज ना कर ले, इसलिए इसका हम लोग मोटा तार कम लपेट रखते हैं। और मोटा तार रखने से एक और फायदा होता है कि अधिक करंट तभी गुजरेगा जब अधिक वोल्टेज मिलेगा, और या वोल्टेज कम से कम ड्रॉप होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी आंसर, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वाई 23 नंबर, वाई डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कोई भी जनरेटर जो होता है हमेशा इस डायरेक्शन में नाचता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो इसका कारण ये होता है कि नॉर्मल तौर पे जो भी फील्ड पोल में अपना जो अवशिष्ट चुंबक तो होता है, अवशिष्ट चुंबक तो जो होता है वो इस गुण का होता है कि अगर जनरेटर में हम जो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फ्लक्स जो होता है इस आपको आर्मेचर के क्लॉकवाइज घूमने से जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड पोल का होता है उसको मतलब उसको एक करता डिस्टर्ब नहीं करता है, उसके गुण को छेड़ता नहीं, उसको बर्बाद नहीं करता है। उसके जो चुंबक गुण होता है उससे चुंबक गुण उसको बरकरार रखता है, उस डिस्ट्रॉयड नहीं होने देता है। अगर ये उल्टा हो जाता है डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो फील्ड पोल का विशिष्ट चुंबक गुण है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर?
बी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए। उसके 24 नंबर देखते हैं, वाई कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर, 24 नंबर है। 24 नंबर में क्या कहता है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। कभी कभी थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए। वाइड कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पड़ता है, उसको डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मतलब कि कमज़ोर करने का काम करता है आर्मेचर फ्लक्स, उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा सी आंसर, कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने का। ठीक है। 25, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि देखिए, फैराडेज के नियम के हिसाब से जो अगर कंडक्टर नाच रहा है और उसको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है काटने के लिए, तो ईएमएफ कंडक्टर में पैदा होगा। लेकिन अगर फ्लक्स ही नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं मिलेगा काटने के लिए, तो वो घूमेगा तो जरूर, लेकिन उसको काटने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो उसमें ईएमएफ पैदा नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा नहीं तो उसमें ईएमएफ नहीं पैदा होगा। तो यहाँ पे बात ये उठता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है कब? फ्लक्स बनता है कब? जब करंट उसमें आई बहेगा तब। और आई तब बहेगा जब रेजिस्टेंस जो है एक 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 लेवल में रहे, मतलब एक रेटेड लेवल तक रहे तो ठीक है, जिसके हिसाब से करंट बहेगा। अगर जिसको कहते हैं, और एक लेवल के बाद अगर वो बिल्कुल करंट को गुजरने नहीं देते, उसको कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है कि फील्ड वाइंडिंग का वो रेजिस्टेंस वैल्यू जिसके बाद फील्ड कॉइल में करंट प्रवाह बाधित हो जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जब करंट ही बाधित हो गया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस आरसी मिलने पे क्या होगा, ये आई तो होगा नहीं, आई नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो फिर कंडक्टर काटेगा क्या? ठीक है, तो इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। ठीक है, सी हो जाएगा। फील्ड प्रतिरोध जो है वो क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू से भी ऊपर जो है फील्ड का रेजिस्टेंस चला गया तो करंट नहीं बहेगा। तो इसका हो जाएगा सी। 26 का क्या कहता है? 26 में बोलता है, 26 में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। यदि आर्मेचर के समानांतर में क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? केवल क्षेत्र जो है आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है वो शंट जनरेटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 27 नंबर, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो पोल शू का एक उद्देश्य क्या होता है कि एयर गैप को कम करना। नहीं, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखना। अब मानते हैं ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर के जस्ट ऊपर साइड में ऐसे फील्ड पोल होता है, तो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर वो सीधी लाइन में जाता है। तो एक मतलब उसका जो लाइन है प्रॉपरली सीधी तरीके से नॉर्थ से साउथ की ओर जाए आर्मेचर से होते हुए, तो इसलिए जो है ये पोल शू का काम होता है कि यूनिफॉर्मली मतलब सही ढंग से आर्मेचर फ्लक्स को वितरित करने का काम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसका जगह डी है।
डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो स्प्लिट रिंग क्या होता है वो समझिए कि इस प्रकार से कि एक रिंग गोल हो छल्ला होता है, उसको बीच से कटा हुआ होता है और बीच में जो है इंसुलेटर डाल दिया जाता है। मतलब ये कंडक्टिव पार्ट है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो इसका उपयोग होता है जो हमारा आर्मेचर का वाइंडिंग कॉइल होता है वो कुछ इस प्रकार से आके इस पर जुड़ा रहता है, ठीक है, और कार्बन ब्रश इससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो कार्बन ब्रश स्थिर रहता है। स्प्लिट वाला जो होता है, अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो कभी बी वाला इससे सटेगा और ए वाला इससे सटेगा, कभी ए वाला जो है इससे सटेगा, बी वाला इससे सटेगा। ये क्रमशः चलते रहता है, जिससे कि करंट की दिशा लोड से, अगर ये लोड है तो यहाँ पे एक दिशा बनी हुई रहती है, ठीक है, एक दिशा बनी रहती है। इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्ट द करंट यूनिट डायरेक्शन, धारा को एक दिशा में एकत्र करना, ठीक है, धारा को एक दिशा में एकत्र करने का होता है। तो इसका हो जाएगा बी। अब कहता है विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा बी आंसर। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, क्यों डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबक खो देता है? तो अभी क्या बताया था, इसे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर उल्टा चला दें, क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज चला दें, तो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व गुण जनरेटर खो देगा। तो ये हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, इस कारण से होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इसमें जो आपका चुंबकीय सर्किट जो होता है, परिपथ कैसा होता है, तो इस प्रकार से अगर पोल होता है और ये आर्मेचर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आर्मेचर से होकर, ठीक है, ये हो गया, आर्मेचर से होते हुए ये जाएगी, जाकर यहाँ से इसके पास कंप्लीट होगी, तो पटलित आर्मेचर कोर से होते हुए कैसे पूरा करती है? तो आर्मेचर कोर के माध्यम से होता है। वाइंडिंग जो है वो जो है अपना वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने का काम करती है, वो पाथ नहीं देती है। पाथ देने का काम करता है सॉफ्ट आयरन या लेमिनेटेड स्टील कोर, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन बना, वो आर्मेचर के सतह से होते हुए अपना बी हो जाएगा इसका आंसर अपना। अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ से साउथ की ओर जाता है, तो आर्मेचर कोर से होते हुए जाता है, ठीक है, तब पूरा करता है। तो अभी के लिए आप लोग को इतना 31 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप लोग इसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपका जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया है उसको समझ में आ जाएगा। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।